नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य गुण। इस कक्षा के अंदर सबसे पहले हम काव्य गुण की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में 2018 से लेकर 2026 तक आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस कक्षा के अंदर किया गया है। चूँकि ये एक रिवीजन कक्षा है और इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय के अंदर आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाऊँ और उतना ही पढ़ाऊँ जितना आपके एग्जाम में आए। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा और ज़्यादा मैं मतलब एक्स्ट्रा ना बोलने की कोशिश करूँगा, ना ज़्यादा कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो निश्चित रूप से बेहतरीन कक्षा होने वाली है। तो लीजिए चलते हैं सीधे कक्षा की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पिछली कक्षा अच्छी लगी होगी। पिछली कक्षा के अंदर हमने पढ़ा था शब्द सुक्ति। उसके अंदर भी हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी और उसके बाद में जितने भी प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए, उन प्रश्नों का समावेश उस कक्षा के अंदर किया और निश्चित रूप से वो कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हो तो ये हमारी प्रैक्टिस बुक है, मार्केट के अंदर उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हो या फिर तैयारी कर लो ऑनलाइन ऐप से भी ये बुक आप ले सकते हो। यहाँ आप लोगों को देख पा रहे होंगे। चलिए सीधे टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा काव्य गुण। क्या होता है काव्य गुण? सबको पता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एक बार भूमिका जरूर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। चलिए परिभाषा। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाला मतलब रस को बढ़ाने वाला। तो रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। यानी कि काव्य की शोभा को वर्धित करने वाले धर्म क्या है? काव्य गुण। काव्य की शोभा वर्धित मतलब शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? काव्य गुण कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये सीधी सीधी लाइन आपके कथन के रूप में पूछी जाती है। काव्य में विद्यमान ऐसा तत्व जो रस का क्या करे? उत्कर्ष करे और काव्य के भाव सौंदर्य को परिपुष्ट करे, वही क्या है? काव्य गुण है। याद रखिएगा कि काव्य में विद्यमान ऐसा तत्व जो पहले रस का उत्कर्ष करे, फिर काव्य के भाव सौंदर्य को परिपुष्ट करे, वही काव्य गुण है। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? काव्य गुण। जैसे अपने मनुष्य हमारे अंदर सुशीलता, उदासीनता, वीरता, ईमानदारी ये आदि क्या होते हैं? गुण होते हैं। वैसे ही काव्य में क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है और उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को क्या हृदय स्पर्शी बनाते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान होते हैं, तभी मनुष्यता की पहचान होती है। उसी प्रकार काव्य में भी कोई ना कोई गुण अवश्य होता है जिससे काव्य की पहचान बढ़ती है। आचार्य मम्मट ने क्या कहा? यहाँ से आपके सीधे सीधे कथन इस परिभाषा में से सीधे उठ के आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मम्मट के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? रस है। काव्य की आत्मा क्या है? रस है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। गुण रस के क्या है? धर्म है। काव्य की आत्मा तो रस है और गुण रस के क्या है? धर्म है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शौर्य आदि गुणों की स्थिति होती है, उसी प्रकार काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। रस के साथ इनकी अचल स्थिति है, यानी कि रस के साथ गुणों की क्या है? अचल स्थिति है। कैसे? जहां रस नहीं होगा वहां गुण की स्थिति भी संभव नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन? आचार्य मम्मट। प्रश्न आएगा, मम्मट के अनुसार काव्य गुण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां से आपके हूबहू कथन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। मम्मट के अनुसार गुण रस के शोभादायक तत्व है और रस उसके क्या है? उपकारक है। यानी कि काव्य का उपकार करने वाले क्या? काव्य का उत्कर्ष करने वाले क्या? रस। तो वापस से याद रखिएगा, काव्य की आत्मा क्या है? रस और गुण रस के क्या है? धर्म है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शौर्य आदि गुणों की स्थिति होती है, उसी प्रकार काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? गुण। यहाँ से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। रस के साथ इनकी अचल स्थिति होती है। किनकी? गुणों की। जहां रस नहीं होगा वहां गुण की स्थिति भी संभव नहीं है। यानी कि दोनों अवश्य होंगे।
गुण रस के क्या है, शोभादायक तत्व है, और रस के क्या है, उपकारक। चलिए आगे, काव्य के गुण, काव्य गुण के भेद। अब किस किसने कितने भेद माने, ऐसा प्रश्न आज तक आरपीसी ने तो नहीं पूछा है, अन्य कई एग्जाम में पूछा गया है, फिर भी पूछा जा सकता है, तो मैंने सोचा बड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। लेकिन आरपीसी ने आज तक 2016 से लेकर 2026 तक किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। देखिए, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामा, आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, 10 मानी, याद रखिएगा। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10, भामे ने भी 10 और दंडी ने भी 10, याद रख लेना। वहां कथन ऐसे पूछा जा सकता है कि आचार्य कोई कथन दे दे कि आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 5 मानी, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऐसा पूछा भी जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में काव्य गुणों को 2 भागों में बांटा, और 2 भागों में बांटते हुए 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण माने, यानी कि कुल कितने गुण माने, 20 काव्य गुण माने, किसने, आचार्य वामन ने। उनमें से 10 अर्थगत गुण और 10 ही आपके शब्दगत गुण, ऐसा मानने वाले आचार्य वामन। और आचार्य वामन ने सर्वप्रथम काव्य गुणों के स्वरूप का वर्णन किया। जिस प्रकार आचार्य वामन ने रीति को काव्य की क्या का माना, आत्मा माना, उसी प्रकार उसी समय की बात है, और काव्य गुणों के स्वरूप का वर्णन करते हुए काव्य गुणों की इन्होंने परिभाषा दी। और सबसे पहले काव्य गुणों के बारे में विचार अगर किसी ने किया व्यवस्थित तरीके से, तो आचार्य वामन ने ही किया। तो इन्होंने परिभाषा दी, काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा। ये बहुत बार पूछी गई है और वापस भी आपसे पूछी जा सकती है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये संस्कृत की, इसका हिंदी अर्थ देखिए। वामन के अनुसार काव्य के शोभाकारक धर्म को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। और गुण काव्य का क्या है, नित्य तत्व है। मतलब नित्य तत्व क्या, काव्य काव्य का नित्य तत्व है गुण, और काव्य के शोभाकारक धर्म को ही क्या कहते हैं, गुण। ये दोनों लाइनें किसने कही, आचार्य वामन ने। तो काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा, ये परिभाषा, और एक हिंदी में ये दोनों लाइनें आपसे पूछी जा सकती है। वामन के अनुसार काव्य के शोभाकारक धर्म को गुण कहते हैं, और गुण काव्य का क्या है, नित्य तत्व। आचार्य आनंद वर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, 3। एक चित्त की ध्रुति, मतलब माधुर्य गुण के अंदर होती है, चित्त की दीप्ति ओज गुण के अंदर, और चित्त की व्याप्ति या चित्त का व्यापकत्व वो होता है प्रसाद गुण के अंदर। ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो चित्त की ध्रुति को हम क्या कहेंगे, माधुर्य गुण। यहाँ रे की मात्रा आ रही है, इधर माधुरी में रे की मात्रा, इस तरीके से मिलान करके आप याद कर लेना। दीप्ति मतलब ओज, चित्त की दीप्ति ओज, और चित्त की व्याप्ति या व्यापकत्व ये प्रसाद गुण के अंदर होता है। फिर आपके आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में काव्य गुणों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला शब्द गुण, दूसरा अर्थ गुण, और तीसरा वैशेषिक गुण। इनके अनुसार यानी कि भोजराज के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 24, मतलब प्रत्येक एक के अंदर, शब्द गुण के अंदर भी 24, अर्थ गुण के अंदर भी 24, और वैशेषिक गुण के अंदर भी 24, यानी कि कुल कितने हो गए, 72 हो गए। तो 72 भी पूछा जा सकता है, इधर 24 भी पूछा जा सकता है। यानी कि आचार्य भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या के अंदर सर्वाधिक क्या की, वृद्धि की। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले विद्वान कौन, आचार्य कौन, आचार्य भोजराज। और कितनी मानी, 72 मानी। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी, ये सर्वमान्य मत है। पहला प्रसाद गुण, दूसरा माधुरी गुण, तीसरा ओज गुण। काव्य गुणों के संदर्भ में आचार्य मम्मट की मान्यता क्या है, सर्वमान्य है। तो सबसे पहले तो विचार किसने किया, आचार्य वामन ने। और काव्य गुणों के संदर्भ में आचार्य मम्मट की जो मान्यता है वो सर्वमान्य है। उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, 3। और वास्तव में ही काव्य गुणों की संख्या कितनी है, 3 है। अतः प्रसाद गुण, माधुर्य और ओज ये सर्वमान्य काव्य गुण है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में गुणों को क्या कहा, शौर्याद्वित, और अलंकारों को इन्होंने क्या कहा, हाराद्वित। किसने, आचार्य मम्मट ने। याद रखिएगा, काव्य गुणों को शौर्याद्वित कहने वाले विद्वान कौन, आचार्य मम्मट। और अलंकारों को इन्होंने क्या कहा, हाराद्वित। आचार्य विश्वनाथ व आचार्य जगन्नाथ ने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, 3।
ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि पूछा जा सकता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 मानी, तो ये कथन आपका क्या होगा, सही होगा। तो आचार्य मम्मट की जो मान्यता है काव्य गुणों की संख्या के संदर्भ में वो क्या है, सर्वमान्य है। आचार्य विश्वनाथ हो गया। अब देखिए काव्य गुण और इससे संबंधित काव्य रीति, वैसे काव्य रीति हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछी जा सकती है कि माधुर्य गुण का संबंध कौन सी रीति से है और कौन से रस से है। ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखिएगा, माधुर्य गुण का संबंध आपके कौन सी रीति से, वेदर्भी रीति से। रे को रे से मिला देना तो आराम से याद हो जाएगा, माधुर्य गुण वेदर्भी रीति। और काव्य गुण, माधुर्य गुण से संबंधित रस कौन कौन से, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। इन तीनों रसों का संबंध किससे, माधुर्य गुण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार, करुण और शांत रस, इन तीनों का संबंध किससे, माधुर्य गुण से। किससे, माधुर्य गुण के गुण से। अब देखिए आप सोचोगे सर करुण करुण का संबंध इससे कैसे हो गया। अब जब आपको पता है प्रेम के अंदर बिछुड़न भी होती है, जब प्रेम होता है तब क्या होती है, बिछुड़न भी होती है, तब वहां करुण रस क्या होता है, हावी होता है। फिर आपके ओज गुण का संबंध गोड़ी रीति से। ओज में भी दो शब्द और इधर गोड़ी में भी दो शब्द, तो इस तरीके से मिलान करके आप देख लेना। और ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रस से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो ओज गुण का संबंध कौन कौन से रसों से, वीर रस से, रौद्र रस से और विभत्त रस से। इन तीनों रसों का संबंध कौन से गुण से है, ओज गुण से है। और तीसरा है आपके काव्य गुण प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का संबंध आपके पांचाली रीति से, पै से प्रसाद, पै से पांचाली रीति। और प्राय ये सभी रसों के अंदर प्रसाद गुण आपके मिल जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। पहला ही पहला आपके प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या स्वच्छता या निर्मलता, ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है, एक तो प्रसन्नता होगी, एक स्वच्छता, एक निर्मलता। यानी कि जिस काव्य को पढ़ने के बाद आपको तुरंत उसका भावार्थ समझ में आ जाए, वहां कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण होगा। परिभाषा देखिए, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने मात्र से ही पाठक या श्रोता के हृदय में अर्थ क्या है स्वतः समझ में आ जाए, अर्थात जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, प्रसाद गुण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रसाद गुण कहेंगे। मतलब सुनने मात्र से ही जो रचना चित्त में व्याप्त हो जाए, तो वो कौन सा गुण, प्रसाद गुण। सबको पता है, सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। जैसे देखिए, ये सूखे ईंधन में अग्नि, जैसे सूखे अग्निवत, सूखे ईंधन में अग्नि और धुले वस्त्र में स्वच्छ जल सहजी और शीघ्र ही व्याप्त हो जाता है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाता है। ये आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अंदर कहा है। क्या कहा, सूखे ईंधन के अंदर अग्नि और धुले वस्त्रों के अंदर स्वच्छ जल सहज ही और शीघ्र ही व्याप्त हो जाता है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाता है। ये मम्मट के अनुसार है। अब प्रसाद गुण की पहचान कैसे करोगे, इसका संबंध अभिधा शब्द शक्ति। जहां भी आपको दिखे कि इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा अभिधा को। जहां भी आपको दिखे पांचाली रीति और जहां भी आपको दिखे यमक अलंकार, तो वहां कौन सा, प्रसाद गुण। वहां कौन सा गुण हो जाएगा, प्रसाद गुण। सजना है मुझे सजना के लिए, बताओ इसके अंदर कौन सा काव्य गुण है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब आप कहोगे सजना सजनी की बातें हो रही है तो फिर माधुर्य की तरफ जाओगे, नहीं, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। और जहां भी आपको यमक अलंकार का उदाहरण मिले, वहां कौन सा प्रसाद गुण होगा, वहां अभिधा शब्द शक्ति होगी। हम शब्द शक्ति के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यमक अलंकार और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का संबंध भी किससे माना जाता है, प्रसाद गुण से माना जाता है। तो अभिधा, जहां अभिधा शब्द शक्ति होगी, जहां पांचाली रीति होगी और जहां आपके यमक अलंकार दिखे, वहां कौन सा गुण, प्रसाद गुण। विशेषताएं देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषताएं, प्रसाद गुण का प्रयोग प्राय सभी रसों में होता है। इसकी स्थिति सभी रचनाओं एवं सभी रसों में होती है। इसकी, प्रसाद गुण की, याद रखिएगा, इसका प्रयोग प्राय सभी रसों में और इसकी जो स्थिति है वो सभी रचनाओं
वह सभी रसों के अंदर होती है। इसमें समास रहिता या असमासा इसकी क्या है प्रमुख विशेषता। इसमें जो भी शब्द होंगे वो समास रहित होंगे, यानी कि असमासा मतलब समास इसके अंदर, समास का प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा। किसमें? प्रसाद गुण के अंदर। इसमें ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनके श्रवण मात्र से ही उसका अर्थ की क्या हो जाए, हमें प्रतीति हो जाए, सुनने मात्र से ही उसका अर्थ हमें सीधा समझ में आ जाए। वहां कौन सा गुण? प्रसाद गुण। ये बहुत महत्वपूर्ण, सरलता, सर्वजन सुलभता तथा सहज ग्राह्यता इनकी क्या है? प्रमुख विशेषताएं। किसकी? प्रसाद गुण की। याद रखिएगा, सरलता, सर्वजन सुलभता तथा सहज ग्राह्यता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण एक तो मैंने बता दिया, सजना है मुझे, सजना के लिए, यानी कि कुछ भी हो, काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार जहां भी दिखे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जहां भी आपको यमक अलंकार दिखे कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। जहां भी अभिधा शब्द शक्ति दिखे प्रसाद गुण होगा। तो वो उदाहरण आप देख लेना, बाकी पूछे नहीं जाते। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। सीधा सीधा अर्थ आपको पता चल रहा है, और जहां सीधा सीधा अर्थ पता चल जाए वहां प्रसाद गुण। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं मतलब देखता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो यहाँ भी अर्थ आपको सीधा सीधा पता चल रहा है। प्रसाद गुण का उदाहरण, देख की सुदामा की दीनी दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल से पग धोयो। ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है आपके प्रसाद गुण का, अभिधा शब्द शक्ति का। तो ध्यान रखिएगा, ये सुदामा वाला। दूसरा है आपके ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता, ओजस्विता, कांति, चमक, उत्साह। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी अपनी भाषा के अंदर, देसी भाषा में बता दूं कि प्रसाद गुण क्या होता है, ओज गुण क्या होता है, माधुर्य गुण क्या होता है। प्रसाद गुण मतलब नीरसता, जहां आपको सीधा काव्य पढ़ा, सीधा सीधा आपको अर्थ उसका समझ में आ गया, वहां तो होगा प्रसाद गुण। ओज गुण, आप जिम जाते हो और वहां गाने सुनते हो, कर कर हर मैदान फतेह, मतलब इस प्रकार के आपके जोशीले जो गाने आपके अंदर, ऐसे गाने सुनकर एकदम आपके अंदर जोश उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण। तो इसी प्रकार ऐसा काव्य पढ़ने के बाद में अपने आप आपके अंदर जोश, उत्साह, ओजस्विता, तेजस्विता का संसार हो जाए, वहां ओज गुण। और माधुर्य गुण, जहां प्रेम भरी बातें, जहां प्यार भरी बातें, कोई भी प्रेम, कोई भी मधुर माधुर्य से संबंधित कोई भी श्रृंगार रस का गीत आपको कहीं भी दिख जाए, वहां कौन सा होगा? माधुर्य गुण होगा। कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण। जैसे गाना आप सुनते हो, जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए, यानी कि ऐसा काव्य जिसके अंदर प्रेम, जिसमें आपको श्रृंगार रस की अनुभूति हो, जिससे आपका हृदय आह्लादित हो, प्रसन्नचित हो, वह माधुर्य गुण होगा। तो ये सीधी बात है, वैसे आपको सब पता है। परिभाषा, ओज गुण की परिभाषा देखिए, किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने के बाद में पाठक या श्रोता के चित्त में ओजस्वी भावना, एकदम से जोश आ जाए आपके अंदर, एकदम से जोश आ जाए आपके अंदर कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है, भिड़ना है, लड़ना है, इस प्रकार का भाव आपके हृदय के अंदर जब आ जाए, तो वहां कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। याद रखिएगा, हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले, जैसे कोई भी संयुक्त वर्ण दिखे, कोई द्वित्व वर्ण दिखे, कोई कठोर वर्ण, वहां पर कठोर वर्णों से युक्त कोई रचना या काव्य दिखे, वहां ओज गुण होगा। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, वीरता, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। इन सभी, वैसे में उत्साह का आपको पता है, वीरता का पता है, उत्तेजना क्या होती पता है सब आपको, तो ज्यादा अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिवीजन है। तो कहने को तो मैं 10 बातें और भी कर लूं, साथ साथ डायलॉग और भी मार लूं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका एग्जाम में प्रश्न सही हो जाए और सीधे सीधे हम तुरंत इसका क्या कर लें, रिवीजन कर लें। तो हृदय में उत्साह, उत्तेजना, तेजस्विता उत्पन्न करने तथा चित्त का विस्तार करने की क्षमता से युक्त रचना ओज गुण होता है। चलिए विशेषताएं देखिए। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग ओज गुण के अंदर किया जाएगा।
लंबे लंबे सामासिक पद मतलब समास युक्त पदों वाली अर्थ गांभीर्य पदावली का प्रयोग किसके अंदर? ओज गुण के अंदर। याद रखिएगा, समास बाहुल्य या समस्त पदत्व ओज का आवश्यक तत्व है, यानी कि दीर्घ समासा किसकी विशेषता? ओज गुण की विशेषता है। ट वर्ग का प्रयोग किसके अंदर? ओज गुण के अंदर। ट ठ ड ढ ण, इन वर्णों का प्रयोग जहां भी आपको जिस काव्य में भी मिले तो वहां कौन सा गुण हो जाएगा? ओज गुण। कर्कश व कठोर, कठोर को हम परुष वर्ण भी बोलते हैं, तो कठोर, कर्कश, कठोर या परुष वर्णों का प्रयोग जहां भी दिखे वहां कौन सा गुण? ओज गुण। संयुक्त या द्वित्व वर्णों का प्रयोग कौन से गुण में किया जाएगा? ओज गुण के अंदर किया जाएगा। प्रश्न यहीं से बनेगा। 99% संभावना है कि आपका प्रश्न इन्हीं विशेषताओं में से बनेगा। बहुत कम चांस रहता है कि कोई उदाहरण दे दिया और पूछे कि इसके अंदर कौन सा गुण है। तो लगभग चांस ज्यादा रहेगा आपके यहां से हूबहू लाइन आने का। तो याद रखिएगा ये सारी लाइनें अच्छे से। रैप या रकार से संयुक्त वर्ण जहां भी जिस काव्य में आपको दिखे वहां कौन सा गुण? ओज गुण। मतलब रैप वर्णों का प्रयोग जैसे क्र, क्रे, द्र, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहां मिलेगा आपको? ओज गुण के अंदर। अल्प प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण, जैसे ये इधर क स्वर रहित है लेकिन अल्प प्राण, ख महाप्राण, च अल्प प्राण, छ महाप्राण, इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग काव्य के अंदर आपको जहां भी दिखे कौन सा हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। यानी कि कठोर महाप्राण वर्णों का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? ओज गुण के अंदर। इसकी अभिव्यक्ति कठोर तथा परुष वर्णों जैसे ट ठ ड ढ ड ढ, द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रैप, लंबे लंबे सामासिक पदों द्वारा होती है। ये सारा सार ऊपर वाली लाइनों का एक जगह। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हो जाएगी? ओज गुण। सारी विशेषताएं किसकी? ओज गुण की। यहां से आपका प्रश्न बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। मैं वही चीजें लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। कोई भी फालतू चीजों का इसके अंदर समावेश मैंने नहीं किया। आचार्य वामन के अनुसार ओज गुण मुख्य रूप से पद का गाढ़त्व मतलब दृढ़ता, गाढ़ापन या घनिष्ठता, आपस में घनिष्ठता मतलब चिपके हुए लंबे लंबे सामासिक जो पद होंगे वो आपस में क्या होंगे? मिले हुए होंगे, समस्त पद होंगे। तो यहाँ पद का गाढ़त्व से अभिप्राय है कि अक्षर विन्यास का परस्पर संश्लिष्टता मतलब जुड़े हुए आपस में। तो नॉट ओज गुण का विपरीत होता है माधुर्य गुण। जो ओज गुण की विशेषताएं होगी वो माधुर्य गुण की नहीं होगी, जो माधुर्य गुण की विशेषताएं होगी वो ओज गुण की विशेषताएं नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस प्रकार के काव्य पढ़ने के बाद में आपके हृदय के अंदर अपने आप उत्साह का संचार हो जाए, अपने आप वीरता का संचार हो जाए। वो रचना कौन सी? ओज गुण से संबंधित। यहाँ आप देख रहे हो रैप वर्ण, यहाँ आप देख रहे हो संयुक्त वर्ण, यहाँ आप देख रहे हो अल्प प्राण से युक्त महाप्राण वर्ण द ध, ये देखिए द्वित्व वर्ण, यहाँ देखिए प्रभा द्वित्व वर्ण, यहाँ देखिए द्वित्व वर्ण, यहाँ संयुक्त वर्ण। इन वर्णों का प्रयोग आपको जहां भी दिखे ये ओज गुण की क्या है? विशेषताएं। ये कुछ एग्जाम्पल और है पूछे जा सकते हैं। जो हो तब अनुशासन पाओ, तो चंद्र मही निचोरी चेल जयो आनी सुधा सिर नाओ, के पाताल दलो व्याला भली अमृत कुंड मही लाओ, भेदी भुवनम करी भानु बाहिरो तुरंत राहु ते ताओ, विबुध वेद बरबस आनो धरी तो प्रभु अनुग कहाओ, पटको मीच नीच मुसक ज्यो सभी को पाप बहाओ। इसके अंदर कौन सा गुण? ओज गुण। किस प्रकार? या देखिए, देख रहे हो आप संयुक्त वर्ण आपको दिख रहा है, रैप वर्ण आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ आपको देखिए ये द्वित्व वर्ण आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए ये कुंड ट वर्ग आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये संयुक्त द्वित्व वर्ण यहाँ पर आपको दिख रहा है, करी, और भी बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्त रैप वर्ण, ये देखिए। तो जहां भी ऐसे वर्ण आपको दिखे
काव्य का अर्थ आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन ये पहचान आपको आनी ही चाहिए। ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ो करो वीर, स्व जाति का भला, खुद की जाति का भला करो, बढ़ो आगे बढ़ो, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। अब देखिए यहाँ भी आप देख रहे हो, टय वर्ग वाली लाइन आप देख रहे हो, यहाँ ककार आप देख रहे हो, यहाँ आप द्वित्व वर्ण देख रहे हो, संयुक्त वर्ण देख रहे हो, ये देख रहे हो, रैप वर्ण आप देख रहे हो, ये रैप वर्ण। तो इस प्रकार के वर्णों का जहां भी आपको प्रयोग मिले वहां कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। फिर है चिक्रहिम द्विगज डोल मही, अहि लोल सागर खर भरे, मन हरक सब गंधर्व सुरमुनि, नाग किंतुर दुख टरे। यहाँ देख रही द्वित्व वर्ण देखो, ये द्वित्व वर्ण, ये टय वर्ग, इधर वापस देखो, ये देखिए, ये देखिए द्वित्व वर्ण। उसके बाद हाँ, तो इसके अंदर कौन सा? ओज गुण। अब देखिए कट 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 हिम मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावे ही। यहाँ आप देख रहे हो टै वर्ग की बार बार आवृत्ति हुई है कि जहां भी देखो टै वर्ग, तो वहां कौन सा गुण? ओज गुण। यानी कि जितनी भी विशेषताएं पढ़ी वो सारी विशेषताओं का समावेश इस काव्य के अंदर आपको जहां भी देखने को मिले वहां कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। ये इस प्रकार ये लाइनें आपको याद रखनी है। इन पंक्तियों के अंदर ओज गुण है क्योंकि इसमें क ट जैसे कठोर वर्णों का प्रयोग बार बार हुआ है। चलिए, अब है आपका माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, मिठास, आह्लाद, यानी का चित्त का द्रुति रूप। जिस काव्य को पढ़ने के बाद में आपका हृदय आह्लादित हो जाए, आपका हृदय प्रसन्नचित हो जाए, आपके हृदय के अंदर एकदम उल्लास पैदा हो जाए, वहां कौन सा? माधुर्य गुण। परिभाषा देखिए, अंत्यकरण को आनंद एवं उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है। चित्त को पिघलाकर उसे क्या बना देता है? आह्लादित। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है जो मन को पिघला देता है, मन को पिघला देता है। जहां भी आप माधुर्य गुण से युक्त कोई भी काव्य पढ़ोगे तो मन तो वहां ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। जहां भी आप श्रृंगार रस से संबंधित कोई भी रचना पढ़ोगे, जहां भी आप प्रेम भरी बातें सुनोगे, मन आपका अपने आप पिघल जाएगा। और जहां मन आपका पिघल जाता है, मन आपका द्रवित हो जाता है, मन में उल्लास उमंग पैदा हो जाता है, आनंद पैदा हो जाता है, वहां माधुर्य गुण होगा। तो ध्यान रखिएगा। पत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन करे भौइन हंसे, देन कही नट जाए। कृष्ण भगवान, कृष्ण जी जब राधा जी से मुरली मांगते हैं कि ले, फिर राधा जी उसके आगे करते ले मुरली ले ले, और जो वापस वापस वो ले लेते हैं, मतलब इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। तो वहां कौन सा माधुर्य गुण है? कौन सा है? माधुर्य गुण है। तो ये एक प्रचलित उदाहरण है, वो मैंने आपको बता दिया। इसकी विशेषताएं देखिए। प्रश्न आपका लगभग लगभग चांस है कि इन विशेषताओं में से ही बनेगा। माधुर्य का संबंध श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रसों से होता है। निम्नलिखित वर्ण इसके व्यंजक होते हैं। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर, यानी कि ट वर्ग को छोड़कर। मैंने क्या कहा? ओज गुण का विपरीत कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। कौन सा होता है? माधुर्य। ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्णों का प्रयोग जहां भी किया जाए वहां कौन सा गुण? माधुर्य गुण। जैसे डू, जज, नंदू, मम, इस प्रकार के। मतलब इस टय वर्ग को छोड़कर पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्णों का प्रयोग जहां भी आपको देखने को मिले, इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग, यानी कि पंचम वर्ण के साथ साथ ये वर्ण भी आपको अगर देखने को मिले तो वहां माधुर्य गुण होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें टय वर्ग को छोड़कर कै से मैं तक वर्णों का समावेश होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विशेषताएं आपसे इसी प्रकार पूछी जाएगी। इसमें मधुर वर्ण, मीठे मीठे वर्ण, सानुनासिक वर्ण, चंद्र बिंदु वाले वर्ण है, जैसे ये आपके अनुस्वार वाले वर्ण है। अल्प समास का प्रयोग इसके अंदर होता है। दीर्घ समास का प्रयोग इसके अंदर
समास बहुला ओज गुण के अंदर। माधुर्य गुण में समास या तो न हो और हो तो भी छोटे छोटे हो, मतलब अल्प समासा। या तो इसके अंदर कोई समास का प्रयोग होगा ही नहीं, और होगा तो भी छोटे छोटे समासों का प्रयोग होगा। लंबी लंबी सामासिक पदावली का प्रयोग माधुर्य गुण के अंदर नहीं किया जाता। इसके अंदर कोमल कांत पदावली का प्रयोग तथा कल्पना की रमणीयता मिलती है। पदावली कैसी? कोमल कांत। और कल्पना की क्या मिलती है? रमणीयता। जहां भी प्रेम भरी बातें होती है वहां कल्पना संसार में आदमी खो ही जाता है। अनुस्वार और पंचम वर्णों का प्रयोग माधुर्य गुण के अंदर किया जाता है। संयुक्त अक्षरों का अभाव, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? संयुक्त अक्षरों का अभाव। यदि संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया भी जाए तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर अथवा अनुस्वार के साथ ही होना चाहिए। लाइन क्या है? या तो इसके अंदर रहेगा संयुक्त अक्षरों का अभाव, और अगर आपको संयुक्त अक्षर कहीं मिल भी जाए तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो अक्षर होता है कौन सा, जिसे हम पंचम वर्ण बोलते हैं या उसको हम अनुस्वार बोलते हैं, उसके साथ ही होगा। जैसे ये अंक, ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग, अगर चाहे तो ऐसे लिख देते हैं वो पंचम वर्ण। ये चंचल है, ये नंदन है, यानी कि आपको अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर है माधुर्य गुण की प्रमुख विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट। यहाँ असमस्तता, मनोहारी पद विन्यास, मतलब मन को हरण करने वाले पद विन्यास यहाँ पर देखने को मिलेगा। मधुरता देखने को मिलेगी, सुकुमारता यहाँ पर देखने को मिलेगी, श्रुति सुखदता या श्रुति मधुरता, मतलब जिस काव्य को सुनने के बाद में एकदम मधुर भावना का आपके अंदर संचार हो तो माधुरी गुण ही होगा। यहाँ मिलेगा उक्ति वैचित्र्य, यहाँ मिलेगी चित्त की द्रवता, भाव या रसमयता तथा आह्लादकता। ये सारी विशेषताएं किसकी है? माधुर्य गुण की है। सारी विशेषताएं माधुर्य गुण की। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्सियो मधु बनते। कौन सा गुण? माधुर्य गुण। मधुमय वसंत जीवन बन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो यह कौन सा गुण? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण कैसे? विशेषता आपको पता ही है। ये पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण, पंचम वर्ण के साथ में आपको संयुक्त अक्षर दिख रहा है, यहाँ पंचम पंचम, तो सीधी सी बात है कौन सा गुण? माधुर्य गुण। यहाँ पंचम वर्ण, यहाँ आपको पंचम वर्ण दिख रहा है, यहाँ अनुस्वार दिख रहा है आपको, कब आए थे चुपके से रजनी के पिछले पैरों में, तो यहाँ कौन सा गुण? माधुर्य। निरख सखी ये खंजन आए, ये आपको अनुस्वार दिख रहा है। फेरे उन मेरे रंजन, यहाँ अनुस्वार दिख रहा है, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई। तो इनकी विशेषताएं आपको काव्य के अंदर देखने को जरूर मिलेगी। फिर है नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहूं सो मो उर धाम, सदा सीर सागर शयन। यानी कि एकदम कोमल कांत पदावली यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, सारी कोमल कांत पदावली। और यहाँ कौन सा गुण? ओज गुण, सॉरी माधुर्य गुण हो जाएगा। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, यहाँ पंच अनुस्वार दिख रहा है, यहाँ अनुस्वार दिख रहा है कि सर यहाँ तो कै वर्ग भी दिख रहा है, कै कठोर होता है, नहीं, यहाँ अनुस्वार है कै के ऊपर, यहाँ अनुस्वार है, तो यहाँ कौन सा गुण हो जाएगा? आपके माधुर्य गुण हो जाएगा। यहाँ देखिए अनुनासिक चंद्र बिंदु आपको दिख रहा है, यहाँ चंद्र बिंदु, यहाँ पंचम वर्ण अनुस्वार, यहाँ चंद्र बिंदु, यहाँ अनुस्वार, तो कौन सा गुण हो जाएगा इसके अंदर? माधुर्य गुण। इसमें श्रृंगार रस है तथा मधुर व कोमल वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। फिर देखिए लाली बन सरल कंपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, यहाँ देखिए पंचम वर्ण अनुस्वार, हर जगह अनुस्वार आपको दिख रहे हैं, एकदम मधुर पदावली आपको देखने को मिल रही है। कुंचित अलंकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ, बनती जो कानों की लाली। ये कामायनी की पंक्तियां हैं, और इसके अंदर कौन सा गुण? माधुर्य गुण। इसमें लज्जा का सजीव वर्णन किया गया है, जिसकी पदावली माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों से युक्त है, अतः यह छंद माधुर्य गुण का उदाहरण है। ये उदाहरण आपको ऐसे याद रख लेना है। आप जब इनकी विशेषताएं अच्छे से पढ़ लोगे तो बाद में आपको चाहे हिंदी अर्थ करना पड़े या नहीं करना पड़े उससे मतलब नहीं है, आपको तो उसकी विशेषताएं बस काव्य के अंदर दिख जानी चाहिए। यूं तो आपको पता है कि श्रृंगार रस की रचनाएं हमेशा ही जरूरी नहीं है कि माधुर्य गुण ही हो, हमेशा ही जरूरी नहीं हो माधुर्य गुण ही हो।
वहां से आपको सीधा सीधा अर्थ अगर पता चल जाए, कोई श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगारिक काव्य, सीधी सीधा अर्थ पता चल जाए, तो वहां प्रसाद गुण भी हो जाएगा। लेकिन प्रसाद गुण क्या होता है? बोरिंग होता है। क्या होता है? बोरिंग टाइप सा होता है। आप कोई भी ब्याह शादी के अंदर जाते हो, एक तो बढ़िया डीजे चल रहा है, वहां बढ़िया डांस कर रहे हो, एकदम डीजे डीजे की आवाज सुनते ही आपके पांव अपने आप ही उठने लग जाते हैं, तो वहां ओज गुण है। और जहां मधुर संगीत बज रहा है और महिलाएं आराम से डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, तो वहां आपके माधुर्य गुण हो जाएगा। जहां ना डीजे हो, ना संगीत हो, एकदम शांति से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। कौन सा है? प्रसाद गुण है। तो माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन आपसे पूछा जा रहा है। ये सारे प्रश्न है आए हुए, वो आपके गुण कंप्लीट हुआ। इसमें ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर कैसे मैथक वर्णों का समावेश रहता है, ये सही बात है। इसमें मधुर वर्ण, सानुनासिक वर्ण, अल्प समास का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें सरल, सुबोध और श्रवण मात्र से ही शीघ्र अर्थबोध कराने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिससे चित्त का विस्तार होता है और मन में आवेग उमड़ता है। यहाँ कौन सा होता है? आपके प्रसाद गुण होता है। कौन सा होता है? प्रसाद गुण। ये आपके गलत है। और यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में प्रयुक्त होता है। ये आपके अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये चार बाकी तीन तीन सही, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदम्बी दीनी, मनसा विषय विजय कह कीनी। दिख रहा है आपको? अभी हम पढ़ के आएंगे उदाहरण भी। अनुस्वार आपको दिख रहा है, कोमलकांत पदावली आपको इसके अंदर दिख रही है, तो कौन सा गुण? माधुर्य गुण। कौन सा? माधुर्य गुण। ओज गुण के संबंध में आपसे असंगत पूछा जा रहा है। इसकी अभिव्यक्ति संयुक्त, द्वित्व, रैप युक्त वर्णों द्वारा होती है। बिल्कुल होती है ओज गुण के अंदर। इस गुण का प्रयोग वीर, विभत्स और रौद्र रस में होता है। बिल्कुल होता है। कठोर तथा परुष वर्णों का प्रयोग इसके अंदर होता है। बिल्कुल होता है। दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता है। होता है, ये नई शब्द नहीं आना चाहिए था, इस प्रकार ये असंगत। अगला प्रश्न, काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में आपसे असंगत पूछा जा रहा है। रस को ध्यान में रखकर ही काव्य गुणों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण। बिल्कुल ही सत्य बात है। मधुर भाव को द्योतित करने वाले रसों में कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है, ये बिल्कुल सही है। रौद्र, वीर और विभत्स रस की व्यंजना हेतु सरल, बोधगम्य एवं सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। बिल्कुल नहीं। इसके अंदर सरल और बोधगम्य और सर्वजन सुलभ, ये विशेषता किसकी है? ये आपके प्रसाद गुण की है। इसकी प्रसाद गुण की। कोमल भाव वाले रसों के वर्णन में कठोर वर्ण प्रयुक्त हो तो रसास्वादन में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। बिल्कुल व्यवधान होता है। इस प्रकार ये विकल्प तीसरा है वो असंगत है काव्य गुणों से संबंध में। मैंने क्या कहा था? इस प्रकार के ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये पूछे गए हैं, ये आरपीसी के द्वारा पूछे गए ही प्रश्न हैं। हृदय में उत्साह, उत्तेजना, तेजस्विता उत्पन्न करने तथा चित्त का विस्तार करने की क्षमता से युक्त रचना में किस काव्य गुण की प्रधानता? सबको पता, अभी हम पढ़ के आए, ओज गुण। माधुर्य गुण के संबंध में आपसे असंगत कथन कौन सा है पूछा जा रहा है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है, अभी पढ़ के आए, बिल्कुल होता है। रैप युक्त वर्णों का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। रैप वर्णों से युक्त बहुलता से यहां पर नहीं किया, नहीं, रैप वर्ण होते हैं, बिल्कुल माधुर्य गुण के अंदर रैप वर्ण होते हैं। और दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है। एक मिनट को, रैप वर्ण वाली विशेषता आपके है ओज गुण में, ये आपके असंगत है। और दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता, माधुर्य में नहीं होता है। ट, ठ, ड को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्णों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अन्य ये सारे तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो रैप युक्त वर्णों का प्रयोग आपके कौन से गुण में होगा? ओज गुण के अंदर। कौन से गुण में? ओज में। माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों से युक्त शैली निम्नांकित में से किस काव्य रीति की प्रमुख विशेषता है? माधुर्य गुण मैंने कहा जहां भी होगा वहां कौन सी रीति? वेदर्भी रीति। कौन सी रीति? वेदर्भी। गौड़ी ओज में और पांचाली प्रसाद में। पैसे प्रसाद, पैसे पांचाली, याद रखिएगा।
सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। इन पंक्तियों के अंदर कौन सा काव्य गुण है? बहुत बेहतरीन पंक्तियां, आप क्या समझोगे इसके अंदर? सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, और फिर शशि में ओझल हो घन। तो इसके अंदर है आपके गुण प्रसाद गुण। किस प्रकार? देखिए, यहाँ कवि कह रहा है कि सुख और दुख, इन दोनों के मिलन से ही हमारा जीवन क्या होता है? पूर्ण होता है। सीधा सीधा आपको अर्थ पता चल रहा है। फिर घन में ओझल हो शशि, और फिर शशि में ओझल हो घन। मतलब घन का अर्थ होता है दुख, और शशि का अर्थ होता है दुख। मतलब कभी सुख के पीछे दुख छुप जाए, और कभी दुख के पीछे सुख छुप जाए, और यही है जीवन का मधुर मिलन। सुख दुख का मधुर मिलन, ये इस प्रसाद गुण की विशेषता है, ये प्रसाद गुण का उदाहरण है। तो ऊपर ये मधुर शब्द देखने से माधुर्य मत कर देना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ हमें पता चल रहा है। आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थ की स्पष्टता, प्रसाद गुण। मतलब अर्थ सीधा सीधा स्पष्ट हो जाए कौन से गुण में? प्रसाद गुण में। गुण काव्य का नित्य तत्व है, अभी हम पढ़ के आए थे। आचार्य वामन के अनुसार पूछा जा रहा है, ये काव्य के शोभाकारक धर्म है, बिल्कुल है। और गुणों की संख्या 3, वामन के अनुसार गुणों की संख्या 3 नहीं है। 2 भागों में विभाजित किया, और कुल गुण कितने माने? 20। कुल कितने गुण माने इन्होंने? 20। 10 शब्दगत गुण और 10 आपके अर्थगत गुण। फिर ओज गुण से युक्त होती है, एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती। पूछा जा रहा है ओज गुण, और ओज गुण के अंदर अभी हम पढ़ के आए कौन सी रीति? गौड़ी रीति। प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। ये उदाहरण पढ़ के आए, ये प्रसाद गुण का है। मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे, मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुबनते। ये किसका उदाहरण है आपके? ये माधुर्य गुण का है। ये किसका है? माधुर्य गुण का है। इस प्रकार ये विकल्प 2 है आपके, प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, ये भी अभी हम पढ़ गए, प्रसाद गुण का है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये भी आपके प्रसाद गुण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, चिक्र ही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। ये उदाहरण हम पढ़ के आए। क्या द्वित वर्ण आपको दिख रहा है? द्वित वर्ण की आवृत्ति जहां भी हो रही है, जहां कठोर वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और वहां कौन सा हो जाएगा आपके? सीधा ओज गुण। कौन सा हो जाएगा? ओज गुण। ये थी आपके काव्य गुण की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम काव्य दोष। जितने भी हमने हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर काव्य दोष दिए गए हैं, उनके बारे में पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंदर जितने भी प्रश्न काव्य दोष से संबंधित पूछे गए हैं, उन सब का विश्लेषण हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।